और क्या हाल चाल आपके? राजी हो? हैं? कल दिया था क्या पेपर? संडे वाला? कौन सा दिया था? एनएफटी? एनएफटी पेपर है किसी के पास? किशोर ठीक हो गए? कैसा? इजी था? कैसा था? पेपर लाते नहीं? चलो कोई डाउट हो तो मैं कहूँ कर लेना डिस्कस, है ना? अपनी बायो में कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लियो। आ जाओ बेटा। चलें फिर आगे, अपना चैप्टर आगे लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हाइपोथैलेमस हो गया था। हाइपोथैलेमस हो गया था। अब बात करते हैं बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड की, है ना? मास्टर ग्लैंड पे आते हैं। पिट्यूटरी में ला। पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन थे ना, आरएच और आईएच। हाँ ये पेपर भी ले लेना जो अपना हुआ था ना आरटीएस वाला, है? हाँ लिया करो और उसको जहां से जितने भी क्वेश्चन मिले सोल्व किया करो भैया। बोल बेटा, कौन सा क्वेश्चन बता। हाँ इसमें फोर्थ है। फोर्थ आएगा सिस्टेमिक वेन, वही हार्ट वाला ही तो। तेने क्या आंसर किया है? हैं? तूने कौन सा आंसर किया उसमें? अच्छा टिश्यू वाला पेपर आ गया क्या? तो ये तो अभी पीछे आरटीएस वन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो फ्रॉग हार्ट वेन टेकन आउट ऑफ बॉडी। आरटीएस वन दिया था क्या? वही तो फ्रॉग वाला क्वेश्चन आ गया एक। अच्छा टिश्यू था इसमें। हाँ आपका भी तो ऑटो एक्साइटेबल होता है। अपने आप जो एक्साइटेड हो जाए, ऐसे नोड का काम नहीं था क्या? ऑटो एक्साइटेबल अपने आप हार्ट बीट को स्टार्ट कर दे, मायोजेनिक होता है ना। हमें हार्ट बीट बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हार्ट खुद उसकी बीटिंग चालू कर देता है। ऑटो मतलब सेल्फ। अरे दिल को बाहर निकाल लिया अपन ने, तब भी वो कई देर तक बीट, क्योंकि ऑटो एक्साइटेबल है। मसल्स उसकी एक्साइटेशन को स्टार्ट करती है, कार्डियक मसल्स। अरे वो उसमें ये है, ये वाला तो सर्कुलेशन वाला ही ना। ये रहा दिल तुम्हारा, इधर दे दिए ऑर्गन्स, इधर दे दिया फेफड़ा। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा होगा, ठीक है? अब और डबल सर्कुलेशन ही तो है, और क्या है? ये रहा लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड से कैसा ब्लड जाएगा? प्योर। और वापस कैसा आएगा? इम्प्योर। इम्प्योर किधर आता है? राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल। फिर वहां से वो प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ों के पास। लंग्स को क्या दे दी? CO2। बदले में क्या ले ली? O2। O2 आते ही ब्लड कैसा हो गया? प्योर। ये तो डबल सर्कुलेशन होता है। अब नाम पूछे थे आपसे कि भैया जो यहां से ये हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई कर रहा है वो तो क्या कहलाता है? एओर्टा, प्योर ब्लड। और जो ऑर्गन से इधर लेके जाता है वो सिस्टेमिक वेन या वेना केवा बोल दो, वो सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक वेन। फेफड़ों से जो कनेक्टेड है वो पल्मोनरी हो जाएगी। तो ब्लड जा रहा है तब तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और जो वापस ला रहा है वो पल्मोनरी वेन हो गई। ये तो होता है। तुम नंबरिंग देख लो किसकी सेट हो रही है? पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी हो रहा है। फोर्थ आएगा ना आंसर तो। हाँ वो करेक्शन है तो फोर्थ आएगा। सिस्टेमिक वेन फोर्थ वाला सही है। और कोई ले लेना, वो पेपर भी सोल्व करियो बच्चों। चलो आज चालू करा आप। हाइपोथैलेमस में तो आपने दो टाइप के हार्मोन देखे थे बेटा जी, एक तो आरएच आया था और एक आईएच आया था। अब अपन बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। एनसीईआरटी में हॉर्मोन्स कई बता रखे हैं इसके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलते हैं ना बच्चों मास्टर ग्लैंड। इसी का एक नाम होता है मास्टर ग्लैंड। इसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हो। जबकि हाइपोथैलेमस को क्या कहा था?
रियल मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी का भी कंट्रोल किसके पास था? हाइपोथैलेमस के पास। और अपन ने बोला था कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, इसलिए इसका एक नाम और होता है बेटा जी, हाइपोफाइसिस। इसी को एक नाम और देते हैं, हाइपोफाइसिस, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक ऐसा सा डायग्राम बनाया भी था, उसमें आपको बताया था हाइपोथैलेमस से कौन कनेक्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड है? टॉक बोला था ना, या जिसको इनफंडिबुलम भी कहा था, तो हाइपोफाइसिस कहलाती है। अब पिट्यूटरी में जो इसके पार्ट्स होते हैं ना पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा जी, एनसीईआरटी ने लिखा कि एनाटोमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहां एनाटोमिकली का मतलब गुरुजी इंटरनल, मॉर्फो एक्सटर्नल होता है, एनाटॉमी इंटरनल। जब पिट्यूटरी को काट छांट करोगे, डाइसेक्शन करोगे, तो इसके दो पार्ट दिखेंगे। एक कहलाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक बच्चों नाम आएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो नाम से देखना, अपने लिखा हाइपोफाइसिस, तो हाइपोफाइसिस तो किसका नाम है? पिट्यूटरी का नाम है हाइपोफाइसिस। एक एडिनो है दूसरा। अब लास्ट लेक्चर में याद करो, आपको बताया था ये जो पोस्टीरियर लोब थी ना, यहां तक हार्मोन कौन लेकर आ रहा था? न्यूरॉन, एक्सोन। और एंटीरियर तक कौन लेके जा रहा था? पोर्टल सर्कुलेशन, याद आयो, ब्लड। तो जहां हार्मोन न्यूरॉन लेकर आता है, उस पोर्शन को क्या नाम दे दिया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। वो न्यूरॉन के कंट्रोल में रहेगा। और एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो में दो लोब इंक्लूड करते हैं, एंटीरियर लोब, एक मिड लोब। ये हमने लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम बनाया था ना, उसमें बातें बता दी थी तुम्हें। इसमें एक लोब आती है पोस्टीरियर लोब। तो ध्यान से सुनना, आपसे पूछे पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट कितने होते हैं? दो बताना है। एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट है? दो, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। आपसे पूछे पिट्यूटरी ग्लैंड में लोब कितनी होती है? 3 लोब है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। इसमें बेटा जी एंटीरियर और मिडल किस में इंक्लूड होगी? एनसीईआरटी की लाइन, मिड लोब ऑलमोस्ट मर्ज इन एंटीरियर लोब। मिड लोब ऑलमोस्ट किस में मर्ज हो जाती है? एंटीरियर। तो दो मिक्स होकर एडिनो हाइपोफाइसिस बन जाता है, और ये वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो एंटीरियर लोब है, इसी को बोल दिया जाता है, इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। एक और नाम लिख दूं, थोड़ा सा भारी पड़ेगा तुम पे, लिख देता हूं, पार्स डिस्टेलिस। बट है एनसीईआरटी में तो याद तो रखना पड़सी। पार्स का मतलब मान लो पार्ट, इस एंटीरियर लोब को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। जो मिड लोब है उसे बोला जाएगा पार्स इंटरमीडिया, इसी को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, मिड लोब। इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा। इसी का एक नाम और है पार्स नर्वोसा। देखो याद रख सकते हो बच्चों, नर्वोसा का मतलब ये कनेक्टेड है न्यूरॉन से, तो नर्वोसा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये मिडल है तो इंटरमीडिया, जो बच गया वो पार्स डिस्टेलिस। ऐसे इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें बड़ा पार्ट ये एंटीरियर लोब है, वो दो छोटे छोटे, मिड लोब तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है इसका, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। एक ही हार्मोन रिलीज करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ग्लैंड का मतलब कोई ना कोई क्या आएंगे? हार्मोन। इससे एक सिंगल हार्मोन आता है, उसका एक नाम यहीं लिख लो, इससे इकलौता हार्मोन आएगा एमएसएच। मिड लोब का इकलौता हार्मोन कौन सा होगा? एमएसएच। इससे तो कई हार्मोन्स आते हैं। पोस्टीरियर लोब में देखना बच्चों, इससे, चलो मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इसके लिए एक बार पीवाईक्यू पूछा था कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होते। न्यूरो हाइपोफाइसिस खुद हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता। हाँ, ये हार्मोन को
सिक्रीट एंड स्टोर करता है, स्टोर एंड उनको क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। अब बात को समझना, न्यूरो हाइपोफाइसिस ये रहा बच्चों, ये हाइपोथैलेमस है, ये स्टोक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये वाला पार्ट अपन क्या मान लें, न्यूरो हाइपोफाइसिस, यही तो है पोस्टीरियर लोब। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस में हार्मोन खुद नहीं बनाएगा, कहां से बन के आएंगे, हाइपोथैलेमस से। अरे वही, एक तो एडीएच आएगा और दूसरा ऑक्सीटोसिन। बना कहां, हाइपोथैलेमस में, वहां से न्यूरॉन लाके उसे कहां भेजेगी, बस न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो लाइन ऐसे आई थी कि पोस्टीरियर जो लोब है या जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मानते, इट्स नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। उसका रीजन था, ट्रू क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये अपने हार्मोन खुद सिंथेसाइज नहीं करता। तो गुरुजी यहां हार्मोन कहां से आएंगे, हाइपोथैलेमस। कौन कौन से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन यहां बनेंगे। न्यूरॉन के थ्रू कहां आएंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का काम है जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से आए उनको स्टोर करे और टाइम टू टाइम उनको वहां से रिलीज करे, बट खुद सिंथेसाइज नहीं करता। इसलिए एक वर्ड आया था न्यूरो हाइपोफाइसिस को, नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ये पढ़ो तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिख लियो साइड में, क्वेश्चन पीवाईक्यू का बना हुआ है कि किसे या न्यूरो हाइपोफाइसिस को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं कहते, बिकॉज वो अपने हार्मोन खुद सिंथेसाइज, वो उनको स्टोर करता है और टाइम टू टाइम सिक्रीट करता है। तो यहां हार्मोन आएंगे कहां से, हाइपोथैलेमस से। कौन कौन से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, दोनों वहां से बन के आते हैं। तो तीन लोब है, एंटीरियर लोब, मिड लोब एंड पोस्टीरियर लोब। अब हार्मोन कौन कौन से हैं उनके मैं एग्जांपल बता देता हूं। वैसे तो वही सारे हैं, आपने हाइपोथैलेमस से पढ़े थे ना, आगे RHIS लगा दिया था, उन RH को हटा दो, वो किसके हार्मोन बन जाएंगे, पिट्यूटरी के। तो कौन कौन से हार्मोन है देख लो, ठीक है ना। ये वर्ड ध्यान रख लेना, नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन नहीं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्यों नहीं, क्योंकि ये अपने हार्मोन खुद सिंथेसाइज, इसीलिए हम इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड कंसीडर नहीं करेंगे। चलो बेटा जी, अब बात करते हैं हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसका बड़ा पार्ट है पिट्यूटरी का। उससे कौन कौन से हार्मोन आते हैं, स्टार्ट से लग जाते हैं अपन। जब हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे तो आपने लिखा था GH RH, हमने लिखा था PRL RH, MSH RH, FSH RH, LH RH, TSH RH, ACTH RH। इन सब के आगे से क्या हटा दो, तो ये किसके हार्मोन बन गए, पिट्यूटरी के, एडिनो हाइपोफाइसिस के। और जब RS लग गया तो वो किसके बन गए, हाइपोथैलेमस के। तो वन बाय वन ले लेते हैं कि जैसे पहला और मेन हार्मोन आया GH, इसी को बोलते हैं बेटा जी STH। GH तो आप जानते हो, ग्रोथ हार्मोन। STH का मतलब सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। नाम से समझ आ रहा है, ये वो हार्मोन है जो बॉडी की क्या करवाएगा, ग्रोथ, ग्रोथ करवाएगा। तो इस हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन का मतलब जहां हार्मोन अपना एक्शन दिखाता है, भाई बनता तो पिट्यूटरी में है लेकिन असर वहां थोड़ी दिखाएगा। जैसे ADH आया और नेफ्रॉन के पास जाके वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो नेफ्रॉन उसका क्या कहलाया, टारगेट ऑर्गन। तो ग्रोथ हार्मोन STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। आपकी बॉडी में दो टाइप की सेल होती है, नाम सुना हो तो, सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल। ये जो गैमेट बनते हैं ना, स्पर्म ओवम, वो तो जर्म सेल है। बाकी चेहरे की, हाथ की, पैर की, पूरी बॉडी की सेल कौन सी होती है, सोमेटिक सेल्स। तो ग्रोथ हार्मोन का काम है कौन सी सेल पर असर दिखाएगा, और सोमेटिक सेल में सेल डिवीजन को फास्ट करेगा कि स्लो, बढ़ाएगा। जितनी ज्यादा सेल डिवाइड होगी उतनी हमारी क्या होगी, ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन का काम ही ग्रोथ करवाना है। तो इसका टारगेट ऑर्गन है हमारे बॉडी की कौन सी सेल, सोमेटिक सेल्स।
जब हम सेल को छोड़ दें तो बाकी सारी सोमेटिक है। अब ठीक है, टारगेट ऑर्गन तो ये रहा सर। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन सीधी सी बात है बेटा जी, ये डिवीजन को, सेल डिवीजन को बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा, बॉडी की फिजिकल ग्रोथ को, हाइट वाइट बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा बोन्स की ग्रोथ करवाता है, मसल्स की ग्रोथ कर, सारे काम करता है। मतलब ग्रोथ के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब बनाएगा। हम छोटे थे, हाइट कम थी, जो आपकी हाइट बढ़ रही है ना, उसमें एक रोल तो बोन्स का है। बोन्स इलोंगेट होगी तभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। और बोन को इलोंगेट करवाने में किसका रोल है? ग्रोथ हार्मोन। तो बोन्स बढ़ी, हाइट बढ़ी, फिजिकल ग्रोथ बढ़ी, और सेल डिवीजन को इसने क्या कर दिया? फास्ट। कौन से डिवीजन की बात कर रहा हूं? सोमेटिक सेल में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। अरे मियोसिस तो वही होता ना जब गैमेट बनते हैं, बाकी तो माइटोसिस होगा। ठीक है, इन सबको बढ़ा देगा, ले लो, ये फंक्शंस है। छोटी सी बात पूछूं, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है कि कम करता है? जब बॉडी की ग्रोथ हो रही है, सेल्स जब डिवाइड हो रही है, तो उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए ना। एनर्जी लेगा किससे? ग्लूकोज से। तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, वो ग्लूकोज आएगा सेल के पास, सेल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके क्या बनाएगी? एटीपी। तभी तो सेल को क्या मिलेगी? एनर्जी। ठीक है। अब ठीक है, फंक्शन और तो ज्यादा कुछ है नहीं। मेन चीज है इसके डिसऑर्डर, ग्रोथ हार्मोन के से रिलेटेड डिसऑर्डर। अब तो डिसऑर्डर की दो कंडीशन है, या तो कोई हार्मोन नॉर्मल से कम आ रहा है, या नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है। भाई सिचुएशन दो ही होती ना। हार्मोन बैलेंस है तब तक सब कुछ ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा हो गया या नॉर्मल से, दोनों ही सिचुएशन में क्या हो सकती है? डिजीज। जैसे हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की, अगर ग्रोथ हार्मोन कम आ रहा है तो उसको बोला जाएगा हाइपो सिक्रीशन। किसका हाइपो सिक्रीशन? ग्रोथ हार्मोन का। अगर उसी का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है तो बोल दे ना हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन में ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से क्या आएगा? ज्यादा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर अगर ग्रोथ हार्मोन हाइपो सिक्रीशन हो रहा है बचपन में, चाइल्डहुड स्टेज में और एडल्ट स्टेज में, क्या असर पड़ेगा? टाबरपना में ग्रोथ हार्मोन कम है तो बॉडी की हाइट छोटी रह जाएगी। भी डिजीज ने क्या बोलूंगा? ड्वार्फिज्म। और पूरा नाम दूं तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म मतलब किस हार्मोन की कमी से हो रहा है? पिट्यूटरी के हार्मोन से। सर और भी होता है क्या ड्वार्फिज्म? यस, आप पढ़ोगे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन भी अगर कम रह जाए ना, थायराइड ग्लैंड वाला, तो भी हाइट कम रह जाएगी। मैंने यहां लिखा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मतलब ये किसकी कमी से हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन की कमी से, पिट्यूटरी वाले हार्मोन की कमी से। फिजिकल ग्रोथ रुक गई, बोना हो गया। एडल्ट स्टेज में बच्चों, कोई 40 साल को है, भी में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी। अब मान लो भी की हाइट 6 फुट की है, कम होके 4 हो जाएगी? नहीं होगी सर। अब हाइट होगी होगी, अब क्या है, अब वो तो उसमें डिक्रीमेंट तो आएगा नहीं, तो हाइट वाइट पर अब असर नहीं पड़ेगा। हाँ, वो फिजिकली वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं मिक्सोडीमा, पिट्यूटरी मिक्सोडीमा। आगे पिट्यूटरी लगेगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज कोजेज ड्वार्फिज्म, और एडल्ट स्टेज में कम होने से पिट्यूटरी मिक्सोडीमा। हाइट वाइट पे असर नहीं पड़ना, वो जितनी बढ़नी थी वो तो बढ़ गई। अब आता है हाइपर सिक्रीशन। मान लो हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, वही चाइल्डहुड स्टेज में और एडल्ट स्टेज में। टाबर बनाम ज्यादा हो रहे हो तो हाइट बढ़ गई 7-8 फुट तक पहुंच गया, 8-8 फुट का हो गया। क्या बोलोगे? जाइगेंटिज्म। जिगेंटिज्म भी बोला जा सकता है, भयंकर हाइट वाला। बता रहे ना, खड़े खड़े
CFL खोल के ले गया, हाँ पंखे की ताड़ियां खोल दी, होता है 8-8 फुट के 7-7 फुट के। उनका रीजन है किसका हाइपर सिक्रीशन हुआ होगा, द ग्रेट खली, खली देखे ना, तो यही है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो नॉर्मल से ज्यादा हाइट हो रही है। अब मान लो कोई 30-35 साल का हो गया बेटा जी, फिर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा आया तो, अब एक चीज तो आप समझाना कि हाइट एक फिक्स एज तक बढ़े, 20-25 साल के बाद हाइट में कोई इंक्रीमेंट, जितना बढ़ना बढ़ गए। अब मान लो कोई 30 साल के बाद 40 साल के बाद इसका सिक्रीशन बढ़ गया, तो बच्चों हाइट तो नहीं बढ़ेगी, अब हाइट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ हाइट नहीं बढ़ेगी लेकिन हार्मोन तो बढ़ रहा है, तो हार्मोन तो जोर डालेगा, तो या तो क्या हाइट बढ़ाओ, लेकिन अब हाइट तो बढ़ नहीं सकती, लेंथ नहीं बढ़ सकती, तो क्या बढ़ा देगा, विड्थ, दोनों साइड में जोर डालेगा आगे और पीछे। तो जबड़े पे जोर डाला तो जबड़ा निकल आया बाहर, मतलब विड्थ बढ़ा रहा है। इस सिचुएशन को नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली। हाइट में कोई इंक्रीमेंट, विड्थ आगे जोर लगा जबड़ू निकल आयो, प्रोट्रूटेड जो, पीछे जोर लगा तो कुबड़ निकल आई, काइफोसिस, मतलब लेंथ पर असर नहीं पड़ रहा, असर किस पे पड़ रहा है, विड्थ पे, क्योंकि फिक्स एज के बाद अब हाइट में कोई इंक्रीमेंट, तो शरीर अजीब सा हो जाएगा, बांको टेढ़ो हो जाओगे। एंशाइटी ने एक प्यारा सा वर्ड लिखा है डिसफिगरमेंट, फिगर गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या बोल दिया, डिसफिगरमेंट, अजीबोगरीब, गोरिल्ला जैसा, लुक्स लाइक गोरिल्ला, गोरिल्ला देख रहे हो कि कहाँ देखा अरे मूवी में नहीं देखा, मूवी और में देखते ना फिर हेरा फेरी, यमला पगला दीवाना 2, वो काले घने लंबे बालों वाले घूमते ना वो चिंपांजी गोरिल्ला जैसे, वैसा अजीबोगरीब शरीर हो जाएगा, बांका टेढ़ा हो जाएगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा। वो सारी कंडीशन क्या कहलाती है, एक्रोमेगेली। आइंस्टाइन ने भी लिखा है कई बार डेथ भी हो जाती है सीवियर केस में, और ये भी कहती है कि पता चलता ही नहीं, पता आपको तब चलेगा ना जब शरीर बेडोल होगा, भाई हार्मोन कम है या ज्यादा है पता कैसे चलेगा, जब उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे कि भाई जबड़ा बाहर निकल रहा है, कुबड़ आ रही है, अजीबो गरीब शरीर हो रहा है, मतलब किसी न किसी हार्मोन का इम्बैलेंस है, तब जाके पता चलता है कि एक्रोमेगेली हो सकता है। आपको सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड स्टेज में हाइपोसिक्रेशन हुआ तो ड्वार्फिज्म, एडल्ट स्टेज में हाइपोसिक्रेशन हुआ तो पिट्यूटरी मिक्सोडीमा, चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रेशन हुआ तो जाइगेंटिज्म, हाइट एक्सेस ही बढ़ गई, और एडल्ट स्टेज में हाइपर सिक्रेशन से एक्रोमेगेली, डिसफिगरमेंट, डिसफिगरमेंट, एक्रोमेगेली, गोरिल्ला जैसी बेडोल शरीर हो गया। ग्रोथ हार्मोन के कुछ डिसऑर्डर आपको दिए हैं एनसीईआरटी में, तो ये पहला अपन ने एडिनो हाइपोफाइसिस का हार्मोन डिस्कस किया बेटा जी, ग्रोथ हार्मोन। अगले पे आता हूं मैं, सब लिखे हैं डिजीज, बस डिजीज दो सिचुएशन में, या तो हार्मोन का सिक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए या तो नॉर्मल से कम हो जाए। सेकंड लिख लो, लिख लो क्या, सुन लो, तो ग्रोथ हार्मोन के बाद सेकंड नंबर पे लिख रहा हूं मैं प्रोलैक्टिन, इसको बोलते हैं पीआरएल, मदर हार्मोन। नाम और काम पता है क्या, क्या करता है प्रोलैक्टिन, हाँ ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और उसमें मिल्क बनवाएगा। जब बर्थ होता ना, फीटस का बर्थ होता, तो उससे पहले माँ की मेमोरी ग्लैंड में क्या बनने लग जाएगा, मिल्क, तो मिल्क बनाने वाला हार्मोन कौन है, प्रोलैक्टिन, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा जी मदर हार्मोन। तो अपने से पूछे इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, मेमोरी ग्लैंड है बेटा जी, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा, तो इसका आप कहे कि भाई फंक्शन क्या है, तो एक तो हो गया ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, वैसा एस्ट्रोजन करता है मेन काम, तो ये इसका मेन रोल है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मिल्क को सिंथेसाइज करवाने वाला कौन है, प्रोलैक्टिन। मेमोरी ग्लैंड में जो मिल्क सिंथेसाइज करवाएगा वो प्रोलैक्टिन, मदर हार्मोन है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि पिट्यूटरी का कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मेल में रिलीज नहीं होता, ये है वो प्रोलैक्टिन, फीमेल में हो रहा है, मेल में इसका सिक्रीशन नहीं होता। इसलिए कई बार ऐसा भी कहते हैं जो फीमेल में पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर टू मेल, फीमेल की पिट्यूटरी मेल से थोड़ी सी बड़ी होती है, बस ये पिट्यूटरी की बात है एक।
बाकी ब्लड पूछ ले, हीमोग्लोबिन पूछ ले और ब्रेन पूछ ले। हाँ ब्रेन, हाँ ब्रेन। झटका लगा क्या? झटका लगा सुमन, झटका लगा क्या? अरे होता है, होता है आप में ब्रेन, ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसा तो और भेजे में भेजा नहीं होता किसके? क्यों कर दी ना, मतलब साइंस को चैलेंज करी है, समझ लिया ना, सही बोले हैं साइंटिस्ट लोगों ने। मतलब ये जो रिसर्च हुई थी ना ब्रेन पर, उसमें 36 साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उसमें 21 महिलाएं थी, उन्होंने रिजल्ट बनाया था, और तो उन पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रही है। साइज में ज्यादा हुआ इसका मतलब एरिया ज्यादा हुआ। मानेंगे नहीं, ऐसे बोल सकते हो, सर मोटा मोटी बुद्धि होती है ना, ज्यादा बड़ा इसका मतलब मोटी बुद्धि होती है। सच कड़वा होता है, यस। फीमेल में जो भेजे का भार है वो, चलो 50 और दिए तुम्हें, 1200 ही होता है, 50 मेरी तरफ से लो, 1250 ग्राम। और मेल में कितना? 150 ग्राम का फर्क है। 150 ग्राम, और ब्रेन की साइज है, दिल पे पत्थर रख के लिख सकते हो भैया, लेकिन क्या करें सुमन, ये सच्चाई है। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है लिखाने का, बहुत मुश्किल से लिखा पा रहा हूँ, है ना, मेरे हाथ कांप रहे हैं, इन क्या करूँ? क्या करूँ? मैंने डबल स्टार भी लगा दिए हैं ना। ध्यान रखना भैया, अब होता है तो होता है, क्या किया जाए। ज्यादा ब्रेन, मोटी बुद्धि, है ना। हाँ, जो काम का होता है वो तो सर इतना ही होता है ना, बाकी तो यूँ एक्सेस है, वेस्टिजियल है। ओके, ठीक है भाई, शराब दे देगी। चलो, थर्ड नंबर हार्मोन पे आते हैं अपन। तो आरबीसी पूछे चाहे ब्लड पूछे, वो मेल में ज्यादा, एक पिट्यूटरी है जो फीमेल में उसकी साइज बड़ी होती है। थर्ड हार्मोन की बात करूं बेटा जी, एमएसएच। ये वो हार्मोन है जो मिड लोब से आ रहा है, मिड लोब से लिखा दिया मैंने, मिड लोब से इकलौता हार्मोन आता है। पूरा नाम, स्किन में वो सेल होती है ना अपने, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको इंटरमीडियन भी बोलते हैं। इंटरमीडियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जहां से आता है ना, उसका नाम है मिड लोब, और मिड लोब का दूसरा नाम लिखा है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। तो टारगेट ऑर्गन नाम से ही पहचानो, मेलेनोसाइट का मतलब ये सेल कहां है? आपकी स्किन में ये जो पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट को आप बोलते हो मेलानिन, मेलानिन बनाने वाली सेल का नाम मेलेनोसाइट। तो इसका टारगेट ऑर्गन है बेटा जी कौन सी सेल? मेलेनोसाइट सेल ऑफ स्किन। हाँ सोमेटिक होती है बट नाम ही लिख दो, मेलेनोसाइट सेल ऑफ स्किन, स्किन की सेल। तो फंक्शन क्या होगा? इन सेल में क्या बनवाता है ये? मेलेनिन, मेलेनिन बनवाएगा। तो फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन, और मेलेनिन हमारी स्किन का क्या है? पिगमेंट है। तो मेलेनिन को सिंथेसाइज करवाने वाला हार्मोन है एमएसएच। मेलेनिन करता क्या है? पिगमेंटेशन। ये जो कलर है आपका, विटिस, गोरा, काला, जो भी है, वो कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? मेलेनिन के अमाउंट पे। अगर मेलेनिन ज्यादा है ना तो कलर डार्क होगा, मेलेनिन कम है तो कलर लाइट होगा। और ये जो क्रीम व्रिंग अपन थेथड़ते हैं ना, डू यू नो अबाउट थेथड़ना? फेयर एंड लवली चौपड़ते हो, तो वो जो गोरा बनाने वाली क्रीम है, और मर्दों वाली कौन सी है वो? फेयर एंड हैंडसम। तो क्रीम गोरा बनाते टाइम बोलते हैं ना, बावड़ा बनाती है। इन क्रीम का काम ये क्या करती है कि ये जो स्किन में पिगमेंट होते हैं ना, क्रीम लगाने से वो पिगमेंट सेंट्रलाइज हो जाते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब एक जगह आ गए, सिकुड़ गए, तो रंग साफ दिखता है। लेकिन जब क्रीम लगाना छोड़ दोगे तो पिगमेंट जहां थे वापस, बाबूजी बिछा का बिछा, दिशा बिछाई, तो जब तक यूज करोगे वो पिगमेंट को रेगुलेट, सेंट्रलाइज कर देगी, तो कलर लाइट दिखाई देगा। ये क्रीम काम करती है। वैसे क्रीम से वैसे क्या गोरा होना है? क्रीम से गोरे होते तो वो क्रिस गेल का नाम सुना है?
लगाओ, बोलते ना 2 हफ्तों में गोरा बना दे, उसके 2 साल लगा दो, फेयर एंड लवली काली पड़ जाएगी। वो भाई साहब, हाँ, तो ऐसा कोई क्रीम नहीं है, बस करती है वो पिगमेंटेशन को। क्योंकि आपकी स्किन कलर पे 3 चीजों का रोल है। जेनेटिक्स पढ़ ली ना आपने, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। 3 चीजें हैं जो स्किन कलर को डिसाइड करती है, जीन, हार्मोन और एनवायरमेंटल। तो जब आप गर्म एरिया में रहते हो, अफ्रीका वाले, वेस्ट इंडीज वाले, तो वहाँ एनवायरमेंट का इफेक्ट है, उसकी वजह से स्किन डार्क होती है। जीन होता ही होता है, और एक हार्मोन का रोल है। जीन कौन सी है? स्किन कलर को डिटरमाइन करने वाली कितनी जीन है? 3। इट्स एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सुना ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां जीन एक से ज्यादा हो। तो इस कलर के लिए 3 जीन आई थी। पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन का कलर। एक हार्मोन भी कंट्रोल करता है, और साथ में एटमोस्फियर, एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है अपने स्किन के कलर पे। तो मैं बोल दूं इसका फंक्शन है पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना बेटा जी, रेगुलेट पिगमेंटेशन। ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है एमएसएच। और अपने में तो नहीं, कुछ जानवर कलर चेंज करते हैं ना, इंसान भी करता है, लेकिन अंदर से। हम बाहर से रंग नहीं बदलते, जानवर बेचारे बाहर से बदलते हैं। जैसे कौन? गिरगिट, कैमेलियन। गिरगिट जो कलर बदलता है। और भी कुछ ऑक्टोपस होते हैं, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ मेंढक भी होते हैं जिनमें कलर चेंजिंग कैपेसिटी होती है। वो कलर चेंजिंग के लिए भी कौन सा हार्मोन आएगा? एमएसएच। ये अलग अलग पिगमेंट को लेकर देगा। पिगमेंट जब अलग अलग होंगे तो वो गिरगिट पत्तियों में हरा हो जाएगा, पेड़ के स्टेम पे वो ब्राउनिश कलर का, मतलब अपने कलर को बदलता रहता है। तो कलर चेंजिंग के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? एमएसएच। ह्यूमन के लिए नहीं बता रहा, जो जहां कलर चेंज हो उसमें इसका रोल है। ठीक है, तो पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलेक्टिन, और तीसरा एमएसएच। चौथे नंबर पर आ रहा है टीएसएच या टीटीएच। टी का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन। अब पिट्यूटरी का थायराइड पर भी तो कंट्रोल है, तो नाम से इस हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन होगा? कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। तो ये हार्मोन पिट्यूटरी से आएगा और किसके पास जाएगा? थायराइड के पास। तो फंक्शन क्या? थायराइड को क्या बोलना, क्या बना? हाँ, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड को ऑर्डर देगा कि भैया तू हार्मोन बना तेरे, और उसका मेन हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन। तो थायराइड को ये कहना कि तू थायरोक्सिन बना, ये कौन कहेगा? टीएसएच। क्योंकि हमें पता ना बाकी सारी ग्लैंड का कंट्रोल किसके पास है? पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी का कंट्रोल किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। तो स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। नाम से आ रहे हैं वैसे तो। पांचवा आ रहा है एसीटीएच, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये भी नाम से देख लो। कौन सी ग्लैंड पर के पास जाएगा? एड्रिनल। एड्रिनल के कितने पार्ट थे? 2, कोर्टेक्स एंड मेडुला। तो गौर करना बेटा जी, एड्रिनल के कौन से पार्ट को कहता है? कोर्टेक्स को। ट्रोफिक का मतलब स्टिमुलेट करता है कि तू क्या निकाल? हार्मोन। तो इसका टारगेट ऑर्गन होगा कोर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कोर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। गौर इसलिए बता रहा हूं, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। पिट्यूटरी का एड्रिनल के मेडुला पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर पिट्यूटरी को निकाल दिया जाए या पिट्यूटरी के हार्मोन बनने बंद हो जाए, तो कौन सी ग्लैंड अनअफेक्टेड रहेगी? एड्रिनल का मेडुला। बाकी सबका कंट्रोल किसके पास है? पिट्यूटरी के पास। बट एड्रिनल मेडुला पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हार्मोन का नाम भी क्या है? एड्रिनोकोर्टिको। कोर्टेक्स पर असर डालेगा, मेडुला पे नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? अभी लॉजिक समझना तो समझो। मेडुला जो होता है ना बच्चों, मेडुला नर्वस से बना होता है, न्यूरॉन से। एड्रिनल का मेडुला इससे बना होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
एड्रिनल मेडुला इज मॉडिफाइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो थोड़ा सा अपनी मेमोरी को पीछे ले जाना। आपने 2 4 5 दिन पहले ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आए थे। इमरजेंसी में कौन काम आता है? सिंपैथेटिक। इसी सिंपैथेटिक से बनता है एड्रिनल का मेडुला। एड्रिनल के मेडुला से हार्मोन कौन सा आता है? एड्रिनलिन। ये मेडुला का हार्मोन है। तो तुमसे पूछे ना इमरजेंसी में हार्मोन कौन सा काम आएगा? एड्रिनलिन। इमरजेंसी में नर्वस सिस्टम कौन सा काम आता है? सिंपैथेटिक। इमरजेंसी में ग्लैंड कौन से काम आती है? मेडुला। तो मेडुला बना ही किसका है? सिंपैथेटिक का, जहां से हार्मोन कौन सा? एड्रिनलिन। तो अगर पिट्यूटरी को हटा दूं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसके कंट्रोल में है? एसएनएस के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो कॉर्टेक्स पर कंट्रोल है, मेडुला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फंक्शन नाम से ही देख लो। कॉर्टिकल हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करवाता है, बस। तो कौन कौन सी ग्लैंड आ गई? ग्लैंड तो एक ही चल रही, उसका हार्मोन पहला आ गया। ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी की ग्रोथ करवाता है, ये उसके डिसऑर्डर है बच्चों। फिर अपन ने प्रोलैक्टिन की बात की, मदर हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड पर असर करेगा। एमएसएच स्किन पर असर करता है। टीएसएस नाम से ही समझ जाओ थायराइड पे असर करेगा। एसीटीएच का भी पूरा नाम एड्रिनो कोर्टिको, कॉर्टेक्स पर असर डालता है। तो एड्रिनल मेडुला पर, एड्रिनल के मेडुला पर पिट्यूटरी का कंट्रोल है कि नहीं है? उल्टा लिख दिया। पिट्यूटरी का एड्रिनल मेडुला पे कंट्रोल करेगी कि नहीं करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड का एड्रिनल मेडुला पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका कंट्रोल तो एड्रिनल के कौन से पार्ट पे है? कॉर्टेक्स पे। तो चौथा पांचवा लास्ट एक हार्मोन आ गया, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें दो है, एफएसएच और एलएच। तो आप पिट्यूटरी पूरी कर लिया। 6 नंबर पे आ गया गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो गोनेडो में नाम ही गोनेड है, जो गोनेड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। एक तो एफएसएच और दूसरा एलएच, मतलब गोनेड होते ना। गोनेड से वर्ड बना बेटा जी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और गोनेड आप किसको बोलते हो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? दो, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी, उनको गोनेड्स बोलते हैं। तो एफएसएच का पूरा नाम फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या करता है? और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बताओ देखिए फंक्शन है तो 12th में पढ़ो ही होते रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एफएसएच का पूरा नाम फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टारगेट ऑर्गन बताइए, देखे एफएसएच का टारगेट ऑर्गन गैमेट बनाता है। मेल में कहां गैमेट बनेंगे? टेस्टिस में कहां? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस की यूनिट होती है बेटा जी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सर्टोली सेल पर भी असर दिखाता है। फीमेल में कहां बनेंगे? ओवेरी। ओवेरी में कौन सा फोलाइकल है? ओवेरियन फोलाइकल। हाँ, ग्रेफिन के ओवेरियन लिख दियो। असर दिखाएगा ओवेरियन फोलाइकल्स पे, तभी तो नाम ही इसका फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, बस। तो गैमेट बनाता है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। तो स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और वो बनते हैं ओवेरी में। ओवेरियन फोलाइकल कहां है? ओवेरी में। तो फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स को बनाने वाला हार्मोन है एफएसएच। और आपने 12th में पढ़ा है गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis। तो गैमेट बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एफएसएच। चाहे मेल में स्पर्म हो चाहे फीमेल में ओवम हो, कौन बनाएगा? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच।
एलएच का रोल, हाँ तो टारगेट ऑर्गन मेल में तो लेडिग सेल, और ये वही सेल है जहां से कौन आता है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिग सेल को कौन कहेगा, एलएच, कि भैया क्या निकालो, एंड्रोजन। तो लेडिग सेल इसका टारगेट है। लेडिग सेल का एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल। इसीलिए एलएच को कुछ जगह ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, एलएच का दूसरा नाम आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो कौन सी सेल को स्टिमुलेट करता है, इंटरस्टिशियल, जिसका दूसरा नाम लेडिग सेल। तो वहां से हार्मोन निकालेगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका रोल है क्या, एंड्रोजन सिक्रीशन को बढ़ाना। मेल में तो क्या रिलीज करवाता है, एंड्रोजन, अरे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन ही होता है वो। फीमेल में एक और इंपॉर्टेंट काम है, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल याद करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड 14वां दिन, जो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मिड में 14वें दिन कौन सी प्रोसेस होती है, ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या हो रहा था, ग्रेफियन फोलाइकल रप्चर होता है, फटता है, और अंदर से कौन निकलता है, ओवम। कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। अरे यो यूट्रस, आ फैलोपियन ट्यूब, यारी ओवेरी, ओवम कहाँ बना है, ओवेरी में। तो अब इस ग्रेफिन फोलाइकल को फाड़ा, रप्चर किया, रप्चर करते ही जो अंदर ओवम था वो चला गया फैलोपियन ट्यूब में। तो ओवम का ओवेरी से कहाँ आना, फैलोपियन ट्यूब में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन। और ये करवाता कौन है, एलएच। तो एक इंपॉर्टेंट रोल है बेटा जी एलएच का, क्या करवाएगा, ओवुलेशन, इंड्यूस करवाता है ओवुलेशन। लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दूं ब्रैकेट में, फीमेल में। ओवुलेशन किस में करवाएगा, फीमेल में। और मेल में क्या रिलीज करवाएगा, एंड्रोजन। कौन सी सेल से, लेडिग सेल, जिनका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल। तो इसी हार्मोन को कह देते हैं आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने एडिनो हाइपोफाइसिस के 6 हार्मोन लिख दिए, 6 का मतलब 7 हो गए, इसमें 2 है एफएसएच और एलएच। अब आता है उसका दूसरा पार्ट, न्यूरो हाइपोफाइसिस। हालांकि न्यूरो हाइपोफाइसिस खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता, उसके दोनों हार्मोन कहाँ से आते हैं, हाइपोथैलेमस से। लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, हार्मोन ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, हार्मोन ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस से हार्मोन पीछे लिख दिए थे, खुद सिंथेसाइज नहीं करता, इसमें 2 नाम है। पहला लिख दिया मैंने एडीएच, एक लिख दिया ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच का फुल फॉर्म तो जानते ही हो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका सोर्स क्या है, इनके एक दो अदर नेम भी है, इनका टारगेट ऑर्गन क्या है, और इनके फंक्शन क्या है। तो एडीएच बेटा जी हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सोर्स तो दोनों का ही गुरुजी, हाँ तो पिट्यूटरी मत कर देना, दोनों ही कहां से बन के आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। अदर नेम, एडीएच को क्या बोलते हो, वैसोप्रेसिन, पूछ रखा है। वैसोप्रेसिन कौन सा हार्मोन है, एडीएच, इसका नाम पिटोसिन। इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, उसको मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। अरे दूध बनाने वाला तो कौन था, प्रोलैक्टिन।
ये मां की मेमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करवाएगा, सिक्रीट करवाएगा, तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन। बर्थ में भी इसका रोल है, इसलिए बर्थ हार्मोन। और पिटोसिन, पिटोसिन इसको बोलेंगे वैसोप्रेसिन, और वैसे फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बताओ टारगेट ऑर्गन, एक्सक्रीटरी पढ़ा आपने धूमधाम से। किडनी में भी नेफ्रॉन, एडीएच का टारगेट ऑर्गन है नेफ्रॉन, डीसीटी। वहां जाके वोटर को क्या करवाता है, रीएब्जॉर्ब। वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो मेन फंक्शन यही है बेटा जी, किसका रीएब्जॉर्प्शन, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा। तो जब एडीएच आएगा तो नेफ्रॉन से पानी एब्जॉर्ब होगा, समझ गए ना। नेफ्रॉन से क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पानी सोख लिया तो सुसु में वाटर कम, अरे एब्जॉर्ब कर लिया तो सुसु में वाटर कम हो गया, सुसु में वाटर कम हो गया तो सुसु कंसंट्रेट, वॉल्यूम ऑफ सुसु डिक्रीज, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए गर्मियों में जब आप पानी नहीं पीते हो कई देर तक, फिर जो यूरिन आता है, सुसु आता है, चेक करना, चेक किया होगा, वो टाइल्स पे आता है तो कई बार येलोविश कलर का दिखता है, लाइट येलो, वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन है जिसमें वाटर को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब। पानी तो होता है लेकिन कम, और खूब सारा पानी पी के उसके बाद जो सुसु आता है वो डाइल्यूट है, क्योंकि उस टाइम एडीएच की जरूरत। तो सोच समझ के बोलना। एक बार पूछा था एम्स में, एडीएच का सिक्रीशन जून में ज्यादा होता है कि दिसंबर में? एडीएच का सिक्रीशन जून के महीने में ज्यादा होता है कि दिसंबर में होता है? जून का मतलब गर्मियां है और दिसंबर का मतलब सर्दियां है। दिसंबर में ज्यादा उसी, सोचो, मैंने कहा सोच के बताना है, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। जून में होगा, अरे गर्मी, गर्मी में पानी की कमी, पसीना आ रहा है, बॉडी में पानी कम है, तो सूसू के साथ पानी की कमी को रोकना तो कौन निकल कर आएगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सर्दियों में तो वैसे ही पानी की कमी नहीं होती, स्वेट वेट नहीं आता, पसीना नहीं आता, उस टाइम इसका सिक्रीशन, इसका काम है पानी को एब्जॉर्ब करना, तो जून में ज्यादा आएगा, मतलब समर में ज्यादा आता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन एक और रोल है इसका, ये भी एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है ये, ब्लड वेसल्स को, मतलब बीपी, सोच लो बहुत भयंकर क्वेश्चन है ना। बीपी, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो बीपी को क्या करेगा, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, बीपी बढ़ाने वाला है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा हूं, इसका टारगेट ऑर्गन है बेटा जी यूट्रस और मेमरी ग्लैंड। इनकी कौन सी मसल्स है, इनमें होती इनवॉलेंट्री या चिकनी, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है ये। तो जब बर्थ होने वाला है तो यूट्रस की मसल्स को क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि फीटस बाहर आ जाए। बर्थ के बाद मेमरी ग्लैंड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि मिल्क बाहर आ जाए, इजेकुलेट। तो वही बर्थ हार्मोन भी है और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी यही कहलाता है। तो फंक्शन तो क्या बताने, फिर भी लिख सकते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कौन सी मसल में, चिकनी पेशियां, बोले तो इनवॉलेंट्री मसल्स। तो बर्थ के टाइम यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और बर्थ के बाद मेमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है न्यूरो हाइपोफाइसिस के, हालांकि दोनों ही वहां नहीं बनते, बन के कहां से आते हैं, हाइपोथैलेमस, सोर्स इनका हाइपोथैलेमस है। क्लियर बेटा जी। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट डिजीज भी दे रखी है लास्ट में, पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म हुआ बेटा। एडीएच की कमी से, एडीएच वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब। एडीएच कम हुआ तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम, मतलब सूसू में पानी ज्यादा, एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो बाहर जाएगा, मतलब सूसू डाइल्यूट, बॉडी में वाटर की
कमी। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, बस वही एक नाम है, पट रखा गया। हाँ, एडीएच की कमी हुई, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच से क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, तो वाटर एक्सक्रीटेड विद यूरिन, एक्सेस वाटर एक्सक्रीटेड विद यूरिन, और जब यूरिन के साथ वाटर गया तो यूरिन कैसा बना, डाइल्यूटेड यूरिन। और इस कंडीशन को बोलेंगे, सच कंडीशन जब बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो जब एडीएच कम हुआ तो पानी का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो पानी यूरिन के साथ चला गया, तो यूरिन डाइल्यूट बना और बॉडी में वाटर की क्या हो गई, डेफिशिएंसी। पानी तो गया ना, तो सिचुएशन को क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, वो तो है डायबिटीज मेलाइटस, शुगर बोलते हो बेटा जी, डायबिटीज मेलाइटस, वो तो इंसुलिन की कमी से, और ये एडीएच की कमी से। जब किसकी डेफिशिएंसी हो जाए, एडीएच, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें बॉडी में वाटर की क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी। हालांकि कोई रोग नहीं है, तुम्हारे शरीर में पानी कम हुआ तो हमें बार बार क्या लगेगी, प्यास, प्यास लगी, तुमने पानी पिया, ठीक है, बार बार प्यास लगना, वो भी एक सिचुएशन है। कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है, उसके आगे क्या लगाते हैं, बार बार होना, पोली, प्यास लगना, डिप्सिया। बार बार के लगी प्यास, एक्सेस थर्स्ट, उसी को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। सिचुएशन का नाम है पॉलीडिप्सिया, बार बार क्या लगना, प्यास लगना, क्योंकि बॉडी में वाटर की क्या हो चुकी है, डिफिशियंसी। उस सिचुएशन कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। चले, ये पिट्यूटरी कंप्लीट है। अब एक छोटी सी ग्लैंड है बेटा जी, इसका नाम है पीनियल, इसके ठीक बाद में दे रखी है आपके पीनियल ग्लैंड। डायग्राम अपन ने बना लिया था अच्छे तरीके से कि कौन सा किधर क्या आता है, वो तुम देख सकते हो, है ना। एक साइड में ये पोर्टल सर्कुलेशन था, एक साइड में न्यूरॉन वाला था, एक्सोन वाला, वो डायग्राम बनाया था। ये पोस्टीरियर लोब है और ये इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी है। मिड लोब ऑलमोस्ट मर्ज हो जाती है। ये वही सारे हार्मोन है, कुछ नया नहीं है, आप रीडिंग लगाना इसको, लगे कुछ अलग से है सर हमारे समझ नहीं आया तो पूछ लियो, बाकी सब लिखवा दिए मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, डिसऑर्डर और सब इसमें ऐड है। ये डिसफिगरमेंट वाला एक्रोमेगेली, एंटी एडीएच वाला ये लास्ट पैराग्राफ है। इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस। बहुत भारी भारी बातें लिख दी, मतलब सेम सीधा सा है कि एडीएच की कमी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो वाटर यूरिन के साथ बाहर निकलेगा, तो क्या हो सकता है, हाँ डिहाइड्रेशन समझते हो ना, बॉडी में पानी की कमी को क्या बोल देते हो, डिहाइड्रेशन, और वो कंडीशन क्या कहलाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस, उसको बोल देंगे डायबिटीज इंसिपिडस। चलो नेक्स्ट ग्लैंड पे आते हैं बेटा जी। पीनियल पिट्यूटरी के बाद अगली जो ग्लैंड है उसकी अपन बात करते हैं, द पीनियल ग्लैंड। अच्छा क्वेश्चंस भी लाया हूं कुछ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द पीनियल ग्लैंड, अगली लिख लियो, छोटी सी ग्लैंड है द पीनियल ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड। इसी को एक नाम और देते हैं, वो आप एनसीईआरटी में जरूर लिखना, इसको बोल दिया जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। ऐसी ग्लैंड जो बेटा जी बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है वो है पीनियल ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक। और याद करो वो ब्रेन वाला चैप्टर, उसमें आपको बताया था, क्या बताया था सर, उसमें बताया था बच्चों ये जो डायेनसिफेलोन था ना, डायेनसिफेलोन के यहां तो कौन कनेक्ट थी,
पिट्यूटरी। ऊपर वाला पार्ट ये क्या था? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस से कौन कनेक्टेड थी? पीनियल। ये तो था। इस साइड को बोला था अपने डोर्सल, ये साइड कौन सी थी? वेंट्रल। तो पिट्यूटरी का नाम लिखा था आपने हाइपोफाइसिस। क्यों? क्योंकि किससे जुड़ी हुई है? हाइपोथैलेमस से। पीनियल किससे जुड़ी है? तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एपीफाइसिस। इसका एक नाम और है एपीफाइसिस। इसी को बोल दिया जाता है एपीफाइसिस। क्यों? क्योंकि कनेक्ट विद और अटैच विद एपिथैलेमस। ब्रेन के कौन से पार्ट से अटैच है? एपिथैलेमस से। जबकि पिट्यूटरी को क्या कहा था? हाइपोफाइसिस, क्योंकि वो अटैच थी किससे? हाइपोथैलेमस से। इसी को कुछ जगह थर्ड आई भी बोल देते हैं, तीसरी आंख। हमारे में तो फंक्शनल नहीं होती एज ए थर्ड आई। भगवान शिव में त्रिनेत्र, तीसरी आंख यहां होती है ना। तो इसके ठीक अंदर की साइड में कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। रीजन है साइंटिफिक। अपने में नहीं, ऐसा बताते हैं मेंढक में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। अगर मेंढक की दोनों आंखें बेटा जी डैमेज हो जाए या काम करना बंद कर दे, उनसे दिखना बंद हो जाए, तो भी मेंढक को लाइट का पता चल जाता है। उन दोनों आंखें जब काम नहीं करेगी तो मेंढक की कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड आई की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है और वो लाइट की सेंसेस का पता लगा लेती है। तब इसको बोला गया थर्ड आई, फोटो रिसेप्टर। आई का मतलब यहां क्या है? जो किसका पता लगा ले? लाइट का, फोटो रिसेप्टर। बट फ्रोग के रेफरेंस में फंक्शनल हो सकती है। अपने में आंख वांख का काम ये नहीं करती। दोनों आंख को नहीं तो अपने तीसरी आंख वहां कौन देख सका? वो महादेव है, भगवान शिव, उनकी अलग बात है। हम साधारण इंसान हैं, हमारे में ऐसी काबिलियत कैपेसिटी फिलहाल नहीं है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहा बेटा जी? कि 24 आवर्स की रिदमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है, डायरनल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्या होते हैं ये? 24 घंटे की एक्टिविटी। अरे सोना जागना, स्लिप वैक साइकिल, होता ना अपना सोने का टाइम फिक्स होता है। रोज रात को कब 9 बजे सो जाते हो? अरे थोड़ा जल्दी बोलिए, 9:15 हैं? कब सोते हो? सर मोबाइल चला के हम थक जाते हैं 12 12:30, फिर तब सो जाते हैं ना। 9 9:15 सोते हो। मान लो एक दिन डेली आदत है तुम्हारी 9 9:15 सोने की, 9 9:15 बजती तुम्हें झपकी आना सब स्टार्ट हो गई। एक दिन कोई सर ने मोटिवेट कर दिया, फिजिक्स वाले सर ने जबरदस्त मोटिवेट किया तुम्हें। 100 दिन बचे हैं, क्या करोगे? अब नहीं तो कभी नहीं, अब की बार 650 पार, ऐसे कई नारे तुम्हें दे दिए। भयंकर तुम्हें बुस्टअप कर दिया, तुम जोश में आ गए और बोले कि आज तो सर ने मोटिवेट किया है, आज तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा। टारगेट बना लिया और रोज 9:15 सोते हो। 9:15 बजी बजती तुम्हें तो झपकी आना स्टार्ट, और गलती से तुम लोगों ने 9:30 बजा दिए। क्योंकि सर ने मोटिवेट किया था तो 9:15 की बजाय कितने बजा दिए? 9:30। 15 मिनट का जो तुम लोगों ने एहसान किया हम पर, अब 9:30 बजती कैसे आने लग गई? क्योंकि 9:15 ही सोने का टाइम था, तो अंदर से आवाज आ रही है सो जा, झपकियां आ रही है, कैसे ही हो रहा है। क्योंकि डेली हम कब सोते हैं? तो वो जो नींद के लिए तुम्हें कह रहा है अंदर से, वो कौन है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो 24 आवर की एक्टिविटी को कंट्रोल रखती है। रोज सुबह एक फिक्स टाइम पे तुम उठ जाते हो, जब भी 6 बजे, 5:30, 7, 5:30 तो बजती नहीं होगी कभी। तुम्हें पता है सुबह 5 बजती है? कईयों को तो पता ही नहीं होगा सुबह भी 5 बजती है। क्या सुबह भी 5 बजती है भैया? है ना? हाँ। तो जब सुबह फिक्स उठ रहे हो 7 बजे, 6:30 बजे, मान लो बीच में संडे आ गया, उस दिन तुम्हारी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी 1 बजे उस फिक्स टाइम पे तुम्हारी एक बार आंख तो खुल जाएगी, जो उठने का टाइम होगा। वो अलग बात, हम नींद खराब करके पड़े रहते हैं, लेकिन बॉडी तुम्हें बता देगी कि तुम्हारा उठने का टाइम हो गया है। तो ये जो स्लिप वेक साइकिल है 24 आवर की सर्केडियन रिदम्स है, रिदमिक एक्टिविटी है, कंट्रोल्ड बाय पीनियल ग्लैंड। तो इसलिए बोल दिया बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोल देते हैं। एपिथैलेमस से कनेक्ट है इसलिए इसको क्या बोल दिया? एपीफाइसिस। इसका हार्मोन बेटा जी, कौन सा हार्मोन आता है? मेलेटोनिन। हार्मोन का नाम इंपॉर्टेंट है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है? ऐसी स्टडी में देख लो, कई काम लिखे हैं। पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है,
मेलेनिन से वर्ड आया, मेलेटोनिन। एमएसएच भी कंट्रोल करता है, ये भी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। और लिखा है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। हालांकि ये सारे काम में हेल्प करता है, ध्यान से सुनना, इसका मेन रोल नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना, वो मेन काम है थायरोक्सिन का, ये तो उसका हेल्पर है। आगे कहीं लिखा है टेम्परेचर में कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है। हमें पता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर तो हाइपोथैलेमस है सर, तो ये उसका हेल्पर है, मेन रोल नहीं है इसके, हेल्प करता है। आगे पढ़ो, मेटाबॉलिज्म भी लिखा हुआ होगा। मेटाबॉलिज्म में भी मेन रोल थायरोक्सिन का ही है, ये तो उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। और एक डिफेंस वाला कुछ वर्ड लिखा होगा, डिफेंस कैपेबिलिटी में भी हेल्प करता है, उसमें भी थाइमस और का रोल है, वो तुम्हारा लिम्फोइड ऑर्गन है, ये तो सब में केवल हेल्प करता है। तो फंक्शन कहने को तो खूब लिख दी है, पिगमेंटेशन एमएसएच का मेन काम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल थायरोक्सिन का मेन काम है, मेटाबॉलिज्म थायरोक्सिन का ही मेन काम है, थर्मोरेगुलेटरी में हाइपोथैलेमस है, और डिफेंस कैपेबिलिटी में भी ये हेल्प करता है। इन सब में हेल्पर का काम करता है ये हार्मोन मेलेटोनिन, जो आ कहां से रहा है, पीनियल ग्लैंड से। आपने बच्चों बायोमोलिक्यूल तो पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, पीजीआर पढ़ लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अच्छा वहां नहीं पहुंचे अभी, चलो मैं एक बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ लिया ना, तो मैं एक अमाइनो एसिड लिख रहा हूँ। अमाइनो एसिड तो नाम सुने ना आपने, 20 होते हैं, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। सर ने एसेंशियल तुम्हें याद करवाए होंगे, कोई 2-4 बोल दो 10 में से। चलो एक एक लाइन में, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड छोड़ो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एनसीईआरटी लाए हो गया तुम, पुराने वाली एनसीईआरटी की नई वाली है, 144 नंबर पेज खोलो, 144 पेज खोलो, उसका ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, उसके नीचे की तीसरी चौथी लाइन, पहले पैराग्राफ में ढूंढो कहीं, दिखा गया, 3 नाम दिखे कहीं, दिखे, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, ऐसा कुछ लिखा है? तीनों कैसे अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक, और वो पीला सा बैकग्राउंड ज्यूटराइन वाला, उसके ऊपर देखो दिख जाएगा। तो उसमें एक दिखा है बच्चों, ट्रिप्टोफेन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफेन। मैं इसलिए यहां लाया हूं उसको, सर बीच में क्यों फंसाया बायोमोलिक्यूल आपने, ट्रिप्टोफेन, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफेन क्वेश्चन था। ये जो हार्मोन हो ना बच्चों, हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं मोस्टली, मोस्टली हार्मोन किसके बनते हैं, प्रोटीन के, और प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड का। तो ये जो हार्मोन है कौन सा, मेलेटोनिन, ये कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, ऐसा एक बार पूछा था। तो कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड से। और ट्रिप्टोफेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक क्या होते हैं, केमिस्ट्री का ज्ञान लगाओ, बेंजीन रिंग वाले, कहाँ उलझ रहे हो, एरोमेटिक ये तो होते हैं बेंजीन। अच्छा आज ही पढ़ा है क्या, हाइब्रिडाइजेशन कौन पढ़ा रहे हैं, अच्छा उसमें ऑर्गेनिक चल रही है क्या, ओके, फिर तो बल्ले बल्ले है, मजे काम मजे हो गए तुम्हारे। तो ट्रिप्टोफैन बनाता है कौन सा अमाइनो एसिड, मेलेटोनिन, एक और होता है ऐसा मिलता जुलता नाम है सीरोटोनिन, दोनों ही लिख लो, मेलेटोनिन और उससे मिलता जुलता एक वर्ड और आ रहा है सीरोटोनिन, टोनिन टोनिन वाले दोनों है, और इन टोनिन टोनिन को बनाता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, वो सिंथेसाइज करता है मेलेटोनिन को और सीरोटोनिन को। सीरोटोनिन कहाँ आया होगा, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, उसमें मस्त मस्त सेल होती है, हाँ वो मास्ट, अच्छा मास्ट बोलते हैं क्या उसको उससे क्या होता है, मस्त सेल के फंक्शन क्या थे, वो तो मैक्रोफेज थी, मस्त सेल का काम 3 चीजें रिलीज करती है, हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, नाम तो सुने हुए ना। हिस्टामिन क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, सीरोटोनिन उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, हिस्टामिन वैसो
डाइलेटर। तो सीरोटोनिन और मेलेटोनिन जिस अमाइनो एसिड से बनते हैं वो कौन है? ट्रिप्टोफेन। जब बात चली ही पड़ी है अमाइनो एसिड की तो एक और लिख लो लगे हाथ, मिलता जुलता नाम हो रहा था, टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये भी वही है, एरोमेटिक में एक नाम और है टायरोसिन। ये क्या क्या बनाता है? ये भी कुछ हार्मोन बनाता है, अभी बता दूं मैं। थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन। इन हार्मोन को सिंथेसाइज करने में किसका रोल है? टायरोसिन का। और बात आए मिलेटोनिन की तो उसे बनाने में किसका रोल है? ट्रिप्टोफेन का। और मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी इसलिए पूछ रहा था, वहां भी एक हार्मोन पढ़ोगे तुम, प्लांट के हार्मोन। प्लांट का एक ऐसा हार्मोन है जिसको सबसे पहले ह्यूमन यूरिन में, सुसु में उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। प्लांट का है ऐसा, जिसपे वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था। अरे ऑक्सीन, नाम सुने ऑक्सीन? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन की बात कर रही थी तू, सही है, वो भी ट्रिप्टोफैन से ही बनता है, प्लांट वाला इंडोल एसिटिक एसिड 2,4-D। विडिसाइड पढ़ोगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आ जाएगा। मैं यहाँ ह्यूमन की बात कर रहा था तो ये फंसा दिए कि जो ट्रिप्टोफेन है उससे क्या बनता है? मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन। और ये हार्मोन किससे बनता है? टायरोसिन, अमाइनो एसिड। प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड बनेगा। ये अपनी ग्लैंड हो गई द पीनियल ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड, द पीनियल ग्लैंड। इतनी सी है तो साइड में तुम वो जरूर लिख लियो, बायोलॉजिकल क्लॉक इसका इंपॉर्टेंट टर्म है। 24 आवर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है ये, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी, सब लिख दिए। फिर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड पे चलते हैं, थायराइड। ठीक है ना, ऑब्लिक करके लिख लेना, बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आपने गलती से नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, गलती से नहीं किए मुझे पता है, बोला हुआ मैंने एनसीईआरटी पूरी सोल्व करया करो। कल वाले पेपर में मैंने क्वेश्चन दिया था हाइपोक्सिया का। अगर आपने आरटीएस सेकंड का पेपर देखा है तो एक क्वेश्चन है हाइपोक्सिया का, ब्रीदिंग वाले चैप्टर से। डू यू हियर्ड अबाउट हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया सुना है कहीं? कहाँ? फिर मोहल्ले में 2 बच्चों के नाम है कहाँ सुना है? ब्रीदिंग वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में है, मिल जाएगा तो निकालो। ब्रीदिंग वाले चैप्टर की एक्सरसाइज खोलो, क्वेश्चन नंबर 12 ढूंढो। ब्रीदिंग चैप्टर नंबर 17 होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12, हैव यू हियर्ड अबाउट हाइपोक्सिया? तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने हाइपोक्सिया के बारे में सुना? तो तुम नो ही करोगे। हाइपोक्सिया मिला क्वेश्चन नंबर 12। तो भैया एनसीईआरटी से पेपर बनाता हूं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाइपोक्सिया नाम से समझो ना, हाइपो का मतलब कम, कौन कम? ऑक्सीजन। जब बॉडी में O2 की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी, वो सिचुएशन क्या कहलाती है? हाइपोक्सिया। जब टिश्यू को प्रॉपर O2 की सप्लाई ना हो पाए वो सिचुएशन कहलाती है हाइपोक्सिया। आरटीएस का पेपर करना भैया, तुम्हारे चैप्टर हो रखे हैं, वो 2 ही चैप्टर आए थे उसमें, ब्रीदिंग और बॉडी फ्लूइड, दोनों पढ़ रखे हैं तो क्वेश्चन निकालना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फुल एनसीईआरटी है। उधर वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड था। ठीक है, अब थर्सडे वाला तो देना है तुम्हें। थर्सडे को 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं 3। प्लांट किंगडम हो गया ना आपका, प्लांट तो पहले मोल बायर वो हो गया क्या? 12th पहले हुई है? बेसिस और प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वो पहले हो गए? अरे तो फिर तुम्हारे हिसाब से बनाना था, मैं बनाया तो था लेकिन मैं सोचा हो गया होगा प्लांट किंगडम। नहीं नहीं, ये तो फिक्स है, इसमें तो चेंज होगा नहीं। उधर तो 2 हो गए तुम्हारे, वो तो हो गए ना। एक्सीरिटरी और लोकोमोशन आएगा, हाँ वो तो करवा ही दिया ना, ठीक है। तो 2 चैप्टर वही कर लियो, कोई ना। प्लांट किंगडम कर पाओ तो एनसीईआरटी से कर लेना, पेपर पूरा एनसीईआरटी से आएगा, बाहर से कुछ नहीं देंगे। और इस पेपर में तुम्हें मतलब जो हिंट सीट मिलेगी ना उसमें ऐसे भी वही लिख के दूंगा मैं कि भी नीट के एनसीईआरटी के कौन से पेज से कहाँ का क्वेश्चन है, ताकि ढूंढने में आसानी रहे, तुम्हें पता चले कि एक्चुअल में एनसीईआरटी का अपन से कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो पेपर दियो, और आरटीएस 2 नहीं दे पाई, जिसने पेपर ले लिया अच्छी बात है, नहीं लिया वो पेपर लेके जाना, नहीं दे तो मेरे से मिलना।
पेपर तो लो, घर जाके तो सोल्व करो, उन क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस ही होगी अपनी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में फिजिकल के चैप्टर थे वो तो हो गए थे क्या, फिजिकल आए थे आईटीएस में, करा करो भैया, प्रैक्टिस का ही खेल है, जहां से जैसे क्वेश्चन मिले निकाल डालो। और अपने पेपर का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या क्या कमियां रही है वो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ से रह गया हमसे, क्या मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट ग्लैंड लिख लियो, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और ये एनएफटी वाला अगले संडे को हो गया अब आपका, 4 को है ना, तो फिर अगले संडे वाला भी देना ही है, मतलब अब तो दोनों पेपर देने, थर्सडे और संडे वाले। संडे वाले में नर्वस सिस्टम आएगा, और उधर आएगा बॉटनी में शायद एनाटमी या मोर्फो है, वो तो हो ही गई संडे वाले में। इधर नर्वस इकलौता आएगा जो तुम्हारा अभी भी हुआ है। तो थायराइड में बेटा जी देखियो, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, आपसे पूछे सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, और वैसे सबसे बड़ी ग्लैंड पूछे तो लीवर। सिंपल क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी लीवर, और बीच में क्या फंसा दे तो क्या बनाता है, थायराइड। एंडोक्राइन में थायराइड है, वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड बेटा जी कौन सी है, लीवर। और पोजीशन कहां है, कहां होगी, ट्रेकिया, ये लो, ये तुम्हारी सांस की नली, सांस की नली को बोलते हो ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड में, ये लो, तो ये ट्रेकिया के ऊपर यहां मान लेता हूं मैं, ये लैरिंग्स था जिसमें होते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड होते हैं ना, साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, लैरिंग्स का पार्ट है ये तुम्हारे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये है अपना ट्रेकिया, सांस की नली। तो ट्रेकिया के दोनों ओर, ट्रेकिया के दोनों ओर ये बाइलोब्ड बेटा जी कौन सी ग्लैंड है, ये है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड की लोब और ये भी थायराइड की लोब। तो थायराइड की कितनी लोब है, 2, तो इस ग्लैंड के लिए बोल देते हैं बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, क्योंकि इसमें कितनी लोब है, 2 लोब होती है, तो बाइलोब्ड ग्लैंड। किसके दोनों ओर, ट्रेकिया के। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर यहीं देख लो बेटा जी, इसी ग्लैंड के अंदर एक और ग्लैंड फंसी पड़ी है, कौन सी, थायराइड से मिलता जुलता नाम क्या आता है, पैराथायराइड। तो इस लोब के अंदर ही एक और ग्लैंड फंसी हुई है जिसको बोल दिया गया पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। और पैराथायराइड ग्लैंड दिख रही है अपने को, टोटल कितनी है, 4 है, और एम्बेडेड इन थायराइड लोब, और पोजीशन होती है बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब थायराइड को जब तुम आगे से देखोगे ना तो नहीं दिखेगी, ये थायराइड ग्लैंड के किधर है, पीछे की ओर, पीछे की ओर 2 एम्बेडेड होती है, अभी एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगा। और पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, कौन सा, पीटीएच, पैरा थायराइड हार्मोन। इसका एक और नाम लिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट के नाम पे, कोलिप्स हार्मोन, इसी को बोलते हैं कोलिप हार्मोन। तो जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों, वो बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसको बोला गया बाइलोब्ड, क्योंकि इसमें कितनी लोब है, 2, दोनों लोब ट्रेकिया के दोनों साइड में है, इसके बैक साइड में, मतलब ये सामने है, ये फ्रंट, फ्रंट पे नहीं, जब तुम इसके पीछे से देखोगे तो 2 क्या धंसी हुई दिखेगी, पैराथायराइड, एक लोब में 2, टोटल 4 होती है, मतलब 2 पेयर्ड। और वहां से एक हार्मोन आता है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, जिसको कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो बीच में कनेक्शन है ना, दोनों लोब को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, इसको एनसीईआरटी एक नाम देती है, इस्थमस। ये वाली स्ट्रक्चर है इस्थमस, इस्थमस जिसने दोनों थायराइड की लोब को जोड़ा हुआ है, बीच वाला ये कनेक्टर, इस्थमस, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है।
तो कनेक्टिव का मतलब ही जो दोनों लोब को कनेक्ट करे, और इस्थमस बेटा जी नॉन ग्लैंडुलर होता है। नॉन ग्लैंडुलर का मतलब यहां से कोई हार्मोन नहीं आता। हार्मोन इन थायराइड की लोब से आता है, बीच वाले पोर्शन से हार्मोन ये ग्लैंड्स की तरह काम नहीं करता। ये तो दोनों लोब को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, इसलिए कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव। तो थायराइड की दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला कौन? इस्थमस। वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड और कैसी है? बाई लॉब्ड। अब जब तुम गले में देखोगे ना, आगे, ये आगे वेंट्रल होता है कि डोर्सल? तो आगे दिखेगी वेंट्रल साइड में, पीछे की साइड में दिखाई, मतलब साइड पीछे वाला दिखेगी, लेकिन ट्रेकिया को कवर नहीं करती, वो आगे की साइड में कवर करती है, बोले तो वेंट्रल साइड में। जैसे एनसाइडी वाले डायग्राम से देखो इसको, ये जो थायराइड की डायग्राम है, ये इसका ए, ये तो वेंट्रल व्यू है, मतलब थायराइड को किधर से देखो आप? वेंट्रल। ये बी जो है वो इसका डोर्सल व्यू है। जैसे मैं सामने खड़ा हूं तो कौन सा व्यू है? वेंट्रल। अब गले में देखो, गले में होती ना, सामने से देखोगे तो आपको ऐसी दिखेगी, ये पूरी थायराइड। ये अपने वोकल कॉर्ड लैरिंग्स में होते हैं, ये अपना ट्रेकिया, ट्रेकिया में छल्ले होते हैं, तुम्हें पता ही है, रिंग्स जो उसको पिचकने से रोकते हैं। जब थायराइड को डोर्सल ऐसे इधर से देखोगे, डोर्सल साइड में, तो मतलब डोर्सल साइड में उसने ट्रेकिया को कवर किया हुआ नहीं है, जबकि वेंट्रल में पूरे ट्रेकिया को कवर कर रही है आगे से। अब इधर से दिखेगा तो ये बैक साइड में देखोगे तो, आ रहा हूं मैं, बारी आ रहा हूं, अरे आ रहा हूं, बारी आ रही हूं, छुड़ गई क्लास। ये कौन सी ग्लैंड है? पैराथायरॉयड। टोटल कितनी? 4, लेकिन वो फ्रंट पे दिखाई, वो बैक साइड से दिखेगी, डोर्सल साइड में एम्बेडेड होती है, वेंट्रल पे एम्बेडेड नहीं होती। ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, ये थायराइड। और थायराइड में कर लेंगे अगले लेक्चर में, इस वीक है तो इस वीक में पूरा करवा दूंगा ये चैप्टर। कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा कर देंगे। लाया तो कुछ क्वेश्चंस भी था, लेकिन कल ही करेंगे। पी वाई क्यू लाया था, एक तो कर ही दो। पिट्यूटरी वाला डायग्राम एनसीईआरटी का करो। कौन सा पार्ट केवल रिलीज करता है? डी। क्या सिंथेसाइज करेगा? नहीं करता, तो देख लो। थर्ड आएगा क्या? तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, चलो अगले लेक्चर में कर लेंगे। कर दो डी आर जी सर।